पे हमने टैक्स रेट दिखाया है। तो देखते हैं इसको जरा कैसे है। देखिए ये 0 है यहाँ पे रेवेन्यू राजस्व, तो R1 R2 R3 है ना। R1 का मतलब रेवेन्यू, R का मतलब रेवेन्यू, T1 T2 T3 T4 T5, T का मतलब टैक्स है ना। तो देखिए जब टैक्स रेट R1 है, सॉरी जब टैक्स रेट T1 है, जब टैक्स रेट यहाँ पे रेट है, जब टैक्स रेट T1 है, T1 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5% है। जब टैक्स रेट T1 है तो रेवेन्यू R1 है। जब टैक्स रेट T1 है तो रेवेन्यू कितना है आपका, R1 है। तो ये आपका हो गया है ना, ये आपका हो गया, ये है ना। ये कैसे बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। जब टैक्स रेट T1 है तो रेवेन्यू R1 है, रेवेन्यू इतना है। फिर टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया, मान लीजिए ये 5% था, या इसके बगल में लिखा 5% था, बढ़ा के 10% कर दिया गया। तो जब टैक्स रेट T2 में मान लीजिए 10% है तो रेवेन्यू बढ़कर के R2 हो गया। रेवेन्यू सरकार का राजस्व बढ़कर के क्या हो गया, R2 हो गया। रेवेन्यू बढ़ गया भाई, टैक्स रेट बढ़ा दिया, T2 कर दिया, 10% कर दिया, बढ़ गया। फिर सरकार ने और टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स रेट T3 हो गया। मान लीजिए T3 ये 15% है, मान लीजिए T3 ये 15% है। तो जब T3 मतलब टैक्स रेट और बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़कर के R3 हो गया, है ना। T1 था तो रेवेन्यू R1 था। जब टैक्स रेट T2 हुआ तो रेवेन्यू क्या हो गया, R2 हो गया। और जब टैक्स रेट T3 हुआ तो रेवेन्यू क्या हो गया आपका, R3 हो गया। लेकिन जैसे ही टैक्स रेट T4 हुआ और बढ़ाया गया, रेवेन्यू घटकर के R2 हो गया। रेवेन्यू देखिए घट गया, रेवेन्यू क्या हो गया, T1 से T3 तक तो क्या हुआ, टैक्स रेट बढ़ा, मतलब T1 से T3 तक टैक्स रेट बढ़ाने से आपका रेवेन्यू बढ़ता रहा। लेकिन जैसे T3 से बढ़ा करके T4 कर दिया गया तो टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, टैक्स रेट और बढ़ा दिया गया, T5 कर दिया गया तो टैक्स रेवेन्यू घट करके R1 हो गया। ये देखिए है ना, T5 कर दिया गया तो ये क्या हो गया, R1 हो गया। अब मान लीजिए 5 था, ये 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, तो इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पे आकर के, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सीमा तक टैक्स रेट बढ़ाने से, एक सीमा तक, ये सीमा, एक सीमा तक टैक्स रेट बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ता है, लेकिन उससे ऊपर टैक्स रेट बढ़ाने से कर राजस्व कम होने लगता है। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि एक सीमा तक, यानी यहां से हमने शुरू किया T3 तक बढ़ाते गए तो हमारा राजस्व बढ़ता रहा, लेकिन इस सीमा से हमने जब ज्यादा बढ़ाया तो कर राजस्व घटने लगा, है ना। यह इसका अपोजिट क्या है, देखिए। तो इसका मतलब ये जो तीर का निशान देख रहे हैं तो ये आपका बढ़ रहा है ना। ये ऐसे इस तरीके से ये बन गया, तो ये देखिए यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ये घटना शुरू हो गया। या इसको अपोजिट कहें कि जब हम टैक्स रेट घटाते हैं, जैसे T5 पे रेवेन्यू R1 है, हमने टैक्स रेट घटा करके उल्टा चलते हैं। अभी यहाँ से T1 से T5 पे चले थे, हम T5 से T1 पे आते हैं। जब T5 टैक्स रेट था तो रेवेन्यू R1 था, कर राजस्व उतना था। हमने टैक्स रेट कुछ कम कर दिया, T4 कर दिया, तो टैक्स रेवेन्यू देखिए बढ़ गया, R2 हो गया। फिर हमने टैक्स रेट घटा करके T3 कर दिया, तो ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ करके R3 हो गया, है ना। फिर हमने टैक्स घटा करके T2 कर दिया, टैक्स रेवेन्यू घट गया। तो देखिए अगर हम टैक्स रेट को एक सीमा तक जब घटाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद घटाने से कम होने लगता है। ये समझ गए होंगे। यहाँ T5 से T3 तक घटाने पर बढ़ा, लेकिन T3 से जब कम किया तो कम हो गया। वैसे ही T1 से T3 तक बढ़ा, उसके ऊपर बढ़ाया तो कर राजस्व कम हो गया, है ना। तो ये लॉफर्स कर्व के द्वारा हमने आपको समझाया कि इस तरीके से अच्छा, तो जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखा कि 67% तक करती, तो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने क्यों कम किया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टैक्स रेट रखेंगे तो कर राजस्व कम, क्योंकि लोग चोरी करेंगे टैक्स की, है ना। तो वो रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। तो एक सीमा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी कम हो जाएगा, और एक सीमा से ज्यादा घटा देंगे, यानी T5 से T3 तो ठीक था, T3 से नीचे आए तो कर राजस्व घटने लगा। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है जहां टैक्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो भी कम हो जाएगा, इससे नीचे जाएंगे तो भी कम हो जाएगा, और ये आपका लॉफर्स कर्व है। तो लॉफर्स कर्व से आपने समझा कि किस तरीके से टैक्स को हम बढ़ा सकते हैं, क्या सीमा होनी चाहिए, किस तरीके से घटाने पे, उस पे कर राजस्व पे टैक्स को बढ़ाने से और टैक्स को घटाने से कर राजस्व पे क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप इस जो है यहाँ से आपने इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लिया होगा। तो आपने नए टैक्स, आपने टैक्स स्लैब समझ लिया,
इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, है ना, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, इस तरीके से, है ना। इसमें एक आध चीज़ और होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही बता दूंगा। और ये हाल ही में बीओ एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मजाक में पढ़ाई नहीं करनी, हमें अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करना है ना। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना। और बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। देखिए बीयू एग्ज़ाम में इतनी गहरी चीज़ पूछ रहा है जो कि यूपीएससी के लेवल की है, तो इस तरीके से हमें बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ना है, हल्के में नहीं पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, और अन्य भी वीडियो आपको मिलेंगे, जैसे कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी मिलेगा जल्दी से। पहले मैं उसको थोड़ा सा समाप्त कर दूँ, है ना। और वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, WORLD, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL। यहाँ पे प्रफुल्ल सर के द्वारा अभी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जा करके वर्ड स्टडी प्रफुल्ल पे प्रफुल्ल सर के साथ में इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यूपीएससी की समग्र तैयारी क्या होगी, आपकी चलती रहेगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।